चलिए आइए नए चैप्टर के आगाज करते हैं और आज के चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्यार से हम कहते हैं द्रवों की यांत्रिक गुण। क्या कहते हैं बट्टी? द्रवों की यांत्रिक गुण। तो आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। मैं अगर कहूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा तो है तो, लेकिन मैं आसान बनाऊंगा। इसको हलवा बना के आपके पास रखूंगा। आपको केवल क्या करना होगा, चुप मार के सुनना है। जैसे कथा में बैठते हो ना, कथा में बैठते हो ना, बस कथा से थोड़ा अंतर है कि इसमें एक पेन लेकर बैठना है और जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते जाना है। ठीक है, इजी चैप्टर है। आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, वो कौन सा है? वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यानी यहां पर हम फ्लूइड यानी कि तरल के यांत्रिक गुण। अब तरल कितना होता है भाई साहब? 2 होता है। इसमें लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें दोनों के बारे में हमें चीजों को देखना है। क्लियर है? दोनों के बारे में देखना। ओके, वॉइस सही जा रही है ना? वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ना, अभी थोड़ा सा और बढ़ने दो। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर को और बढ़ने दो। सर आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते? ओ भैया, मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस कोई करा भी नहीं रहा ब्रो। ठीक है, मेरे से ज्यादा तो प्रैक्टिस कोई करा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे बोल दे रहे हो आप? मेरे से ज्यादा कौन प्रैक्टिस करा रहेगा दो? ये बताओ। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स इसे ही कहते हैं। इसी को बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। अनदर लैंग्वेज में इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, इसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए, चलो आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। नो दिक्कत नो परेशानी, जल्दी से आ जाइए। अब आइए, सबसे पहले हम देखेंगे आज का पहला टॉपिक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। कुछ पार्ट जो केवल रटने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, उसको मैं आपको पीडीएफ से समझा दूंगा। जो समझाने वाले होंगे उसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, आ जाइएगा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव स्थितिकी। द्रव स्थैतिक मतलब रुका हुआ। यानी यहां पर क्या है? फ्लूइड कैसा है? तो फ्लूइड एट रेस्ट है, यानी रेस्ट में रुका हुआ है। तो ये क्या कहोगे, कैसे इसको आप डिफाइन करोगे? तो a branch of physics that deals with the characteristic of fluid at rest and especially with the pressure in fluid and exerted by the fluid on an immersed body। यानी कह सकते हो भौतिक की वह शाखा है जिसमें विराम तरलों के बारे में, इसके बारे में विराम तरलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और स्पेशली अगर मैं बोलूं तो प्रेशर के बारे में, या फिर कोई अगर ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज्ड कर रहे हो तो उसके वेट पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? तो इन सब के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब द्रव, स्टैटिक मतलब रुका हुआ द्रव के बारे में जो अध्ययन करोगे आप, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुण के बारे में जो आप पढ़ोगे, वो सब किसके अंदर आएगा बेटा? वो सब जो है आपका आएगा किसके अंदर में? तो ये सब जो है आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों द्रव स्थिति के अंदर में। अब बात आता है प्रेशर। क्या प्रेशर क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा कि प्रेशर क्या है। क्या? तो प्रेशर क्या है, यानी कि प्रेशर क्या है आपको ये बताना है। प्रेशर जानते हो क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर किसी भी कह सकते हो, प्रेशर किसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो प्रेशर इज एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। यानी किसी सतह के, याद रखो, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सतह के लंबवत, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, इस बल को हम प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर हमेशा क्या होता है? तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा?
बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और हमेशा याद रखना प्रेशर का नेचर कैसा होता है, तो प्रेशर हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। यानी कह सकते हो कि नेचर में कैसा है भैया, तो नेचर में हमेशा संपीड्य है, संपीड्य है, यानी कि केवल दबा सकता है। प्रेशर का मतलब ये है, प्रेशर ले रहे हो, सर दब रहा है, प्रेशर का मतलब क्या है? दबाओ, प्रेशर बना रहा हूं मैं तुम पे, तो मतलब दबाओ। प्रेशर लगी है तो इसका मतलब भी भाई साहब कहीं ना कहीं दबाव ही है, ठीक है। हर जगह जब प्रेशर का मतलब याद रखना, हमेशा पूछता है ये कि क्या प्रेशर कभी टेंसाइल हो सकती है, तो याद रखना नो, नेवर, प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, यानी हमेशा संपीड्य प्रकृति की होती है, यानी हमेशा संपीड़न प्रकृति की होती है, यानी हमेशा केवल दबा सकती है। समझ में आया? हमेशा केवल दबा सकती है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो भैया ये फॉर्मूला हो रहा है फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कर लो या फिर पास्कल कह लो। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, ये आपका सीजीएस, ये दोनों आपके एसआई। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड लिक्विड? ओ मेरे भाई, फ्लूइड का ही एक टाइप हो जाता है। फ्लूइड का मतलब जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो वो फ्लूइड है। अब उसी का दो टाइप होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। गैस भी फ्लो करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है, दोनों फ्लूइड है। लेकिन अगर बात करोगे लिक्विड की, तो लिक्विड जो है उसका कह सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो गैस से ज्यादा होता है, और उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो उसका शेप जो है जैसे बर्तन में रखोगे वैसा वो धारण कर लेगा, यानी स्पेस भी कम रिक्वायर करता है। गैस और आप लिक्विड में डिफरेंस बताओगे ना, ठीक है बेटा। चलिए बेटे आ जाओ। अबे प्रेशर होती है या होता है, अबे जो भी होता है या होती है, प्रेशर है, ठीक है। उसको भी स्त्रीलिंग और पुलिंग में बांटोगे क्या? आ जाओ, यहां तक क्लियर बेटा। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, आ जाओ थोड़ा इसको कर देते हैं स्वाहा। आइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई? तो जो एटमॉस्फेयर के द्वारा बॉडी पर लगाया जाता है, यानी जो प्राकृतिक के द्वारा जो है क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, ये तो जानते ही हो, और इनके कारण जो है पृथ्वी पर जो आपका कह सकते हो पृथ्वी वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी पृथ्वी का चारों ओर जानती हो गैस का आवरण है भाई, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब जो लगाया जाता है, वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्लियर है? ये तो आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर से लगाने वाला। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मैंने शायद पहले भी लिखवाया है, एक बार फिर से लिखवा दूंगा, याद रखना इसको, ये पूछ देता है डायरेक्ट, याद रखना, ठीक है। मैं इधर लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसको छोड़ो, अभी मैं आपको समझाते हुए इधर लिखवा रहा हूं। अगर मैं बात करूं 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है बेटा? तो ये होता है 1.013 इंटू में 10 की पावर 5, कितना? 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। कितना? तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल होता है। तो एक यूनिट और हो सकता है इसका, क्या? इसका हो सकता है 10 की पावर, लगभग तो 10 की पावर 5 ही है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 10 की पावर 5 पास्कल।
लगभग तो यही है, ये तो 1 ही है एक तरह से, तो लगभग आपका 10⁵ पास्कल, क्योंकि न्यूटन अपर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। अब अगर मैं बोलूं, अगर 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 मैं इसको लिखूं किसमें, आपके मरकरी कॉलम में, तो या तो इसे लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर, या फिर इसे लिख सकते हो 760 mm, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ HG कॉलम। अब ये कैसे होता है सर, ये समझाओ। वैसे तो मैंने एक बार और समझाया था, फिर से एक बार, HG कॉलम यानी मरकरी, पारा का इतना स्तंभ, इतना पारा स्तंभ होता है। कैसे होता है सर, देखो, अगर पारा को हम क्या किए, पारा को किसी भी ट्यूब में या फिर किसी भी बर्तन में, किसी भी चीजों में, किसी भी कह सकते हो, किसी भी उपकरण में, सॉरी किसी भी आपके कह सकते हो कि बर्तन में आपने कितने हाइट तक भरा, अगर आप इसे 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर, जितना भी कह लो, अगर इतने तक भरते हो, इतने तक भरते हो, तो इसके वजन के द्वारा, इसके कह सकते हो वेट के द्वारा, तली पर एक प्रेशर लगाया जाएगा। ठीक है, तली पर क्या लगाया जाएगा, तली पर एक प्रेशर लगाया जाएगा। और ये जो तली पर यानी कि इसके जो बेस पर जो प्रेशर लग रहा है ना बेटा, यही आपका किसके बराबर होगा, अगर इतने हाइट तक आपने पारा भरा है तो वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। समझाया, अगर आपने इतने हाइट तक क्या भरा, पारा, मरकरी, तो इसके तली पर जो प्रेशर लग रहा है भाई साहब, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब आ जाओ, सुनो 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 सुनो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, ठीक है, बहुत ही प्यारा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू में अगर मैं देखूं तो आ जाओ, अब मैं देखूंगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नीचे कितना होता है, आ जाओ और देखते हैं। 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है, वाटर कॉलम। अब ये क्या नया चीज आ गया सर, ये प्रेशर कैसे होगा, सुनो, अगर हम वाटर को कितने हाइट तक भरें, चूंकि जानते हो आप मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग 13,500 kg पर मीटर क्यूब के आसपास, जबकि वाटर का 1,000 होता है, यानी 13 गुना जो है अधिक होता है, ये भारी 3.5 गुना अधिक भारी होता है, इसलिए थोड़ा ही रखोगे तो उतना वेट काम कर देगा इसका। लेकिन वाटर क्या होता है, हल्का होता है। तो इसे कितने हाइट तक भरोगे, किसी भी बर्तन में आपको कितने हाइट तक भरना है, अगर आप यहां आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हो तो फिजिक्स पढ़ के जाइए, पहले आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझाइए। आइए, कितने तक बेटा, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। देखो इधर फालतू कमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, केवल पढ़ाने वाली कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। अब सुनो, अगर मैंने कितना हाइट तक भरा, 10.3 मीटर, यानी ये छत की हाइट जो है 12 मीटर है, यानी इससे थोड़ा नीचे 10, मेरा हाइट कितना है 5 फुट 10 इंच, तो इससे थोड़ा सा और ऊपर तक अगर आप किसी बर्तन में पानी भरते हो, तो इसके तली पर जो वेट लगेगा, इसके तली पर जो दबाव लगेगा, फोर्स जो वेट लग रहा है, वो क्या होगा, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 ATM के बराबर होगा, 1 ATM प्रेशर के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है, यहां से 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा। तुम लोगों ने लेकिन लाइक नहीं किया, ये मैंने देख लिया, तुम सब के सब जो है ना बहुत मतलबी में निकल रहे हो। मैं अपना संडे तक तुम्हें दे रहा हूं, और तुमने 26 वाले को शेयर की क्या ही उम्मीद रखूं, तुमने लाइक तक ना किया हैं, गधो। कोई नहीं, मेरा काम है, फिर भी मैं फिर भी तुमको पढ़ाऊंगा, मैं फिर भी तुमको पढ़ाऊंगा, भले तुम लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, मेरा काम है आपको शिक्षा देना, वो मैं ट्रूली ईमानदारी से दूंगा। यहां तक क्लियर है बेटा, अबे इधर ध्यान दे लो, ठीक है।
श्रेया जी अभी थ्रस्ट बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा थ्रस्ट और उसमें क्या है। चलिए क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर है, मतलब इतना तक अगर आप भर रहे हो ना तो इतना प्रेशर लगाएगा। अब यहां से और कुछ हो सकता है क्या सर? होता है, क्या होता है याद रखिएगा एक बात को, इसको लिख लेना कहीं, 1 ऑफ Hg कॉलम किसके बराबर होता है? एक और यूनिट होती है, एक टॉर के बराबर होता है, टॉर। यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा? 760 टॉर। टॉर क्यों भैया? क्योंकि 1 ऑफ Hg कॉलम किसके बराबर है? ये बराबर है एक टॉर की। तो यहां पर आपको पता ही 760 ऑफ Hg कॉलम होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 टॉर हो जाएगा। तो ये आपको कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5, यानी 5 वैल्यू याद रखने होंगे। कितने बच्चे? तो बच्चे 5 वैल्यू आपको याद रखने होंगे। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, मैंने सब जिसने भी शेयर किया है मैं उसका अपने आईडी पे शेयर किया हूं बेटा। चलो इधर आ जाओ। चलो इसके बाद नहीं, इसके बाद देखो, बेटा एयरफोर्स रिजल्ट के लिए मैं कभी आप लोग के लिए वो नहीं, मैं थोड़ा सा केवल लॉकडाउन हटे, देखो ऑनलाइन से हमने करके ट्रेंडिंग करके भी देख रहा हूं मैं, कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा। ट्विटर कैंपेन कितनी बार हमने किया, बच्चे ही सपोर्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हो? एयरफोर्स रिजल्ट वाले जितने भी बात बच्चे बोल रहे हो, बच्चे ही खुद सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे को खुद लगता है कि नहीं हो रहा है, जबकि खुले मन से अगर कुछ भी काम किया जाए वो सफल होता है। लेकिन खुद ही जब संदेह, ऊपर से 50 जो टीचर्स हैं उनकी अलग अलग की वक्तव्य होते हैं। टीचर का क्या होता है जानते हो? क्या होता है? टीचर का डुअल नेचर होता है। डी ब्रॉगली का डुअल नेचर पढ़े हो ना? सेम टीचर का भी डुअल नेचर होता है। और रियलिटी है, मेरा भी कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी कहता हूं कि डुअल नेचर होता है। हम मसीहा बनते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? कई ऐसे मैं देखूंगा कि जितना तुम्हें इमोशनल जितना कोई कर सके, जो ज्यादा इमोशनल तुम्हें कर रहा है, जिससे ज्यादा इमोशन तुम्हें जुड़ रहे हैं, समझ जाना कि वो वैसा ही है। टीचर का डुअल नेचर होता है बेटा, और आप पहचान नहीं पाओगे कि वो रियल में व्यक्ति कैसा है। जब जानोगे ना कि रियल में ये व्यक्ति ऐसा है, तुम जीवन में, मतलब वैसे तुम भी तो कम थोड़ा ना हो, तुम तो उससे अधिक ही निकलोगे, नए जनरेशन है, लेकिन फिर भी जब जानोगे तो फिर कहोगे कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो टीचर डुअल नेचर रखता है। वैसे तुम लोग भी कम नहीं हो, तुम लोग भी बहुत बदमाश हो, ठीक है? ओके, तो चलिए बेटा आ जाइए, यहां तक क्लियर है? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैंने हमेशा यहां पर कई टीचर, अभी मैं अगर ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट कराऊं तो कई आपके टीचर्स ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, कुछ ना होता, आना है तो ये करो। अब कोविड में कैसे कोई जाए? कोविड में किसी को मान लो जेल में डाल दे, उठा के पटक दे जेल में कि कोविड कोविड का आप उल्लंघन कर रहे हो, मैं जाऊं अनशन करने, ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो आएंगे वहां पे? पॉसिबल है? प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं। तो जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो, थोड़ा सा कोविड वोविड का दिल्ली में कम हो, तब हम जाके सीएसबी कर सकते हैं। अब आप लखनऊ, कई टीचर्स जो है कोचिंग वाले, लखनऊ, लखनऊ क्या है वहां? एयरफोर्स का सीएसबी जो परीक्षा करा रहे हो दिल्ली में, तुम अनशन दे रहे हो लखनऊ में। वही बात हुई कि भैया मुझे हुंडई से गाड़ी लेनी है और मैं जाके कहा, मैं जाके जो है
टाटा टाटा के शोरूम में बैठा हुआ हूं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाओ। इमोशनल कभी नहीं होना है किसी के लिए भी, ये बात दिमाग में डाल लेना। इमोशंस बहुत वीक करता है इंसान को। वैसे तो मैं खुद हूं, लेकिन मैं रियल बता रहा हूं। इमोशनल नहीं होना है। आपका काम है पढ़ना, जहां समझ में आए। ईमानदारी से बता रहा हूं, जहां समझ में आए वहां पढ़ो। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना, अपने रिजल्ट के लिए केवल पढ़ना। और तुम्हें केवल और अगर हमसे मतलब रखना है, केवल हमसे मतलब रखना है, तो केवल और केवल तुम्हें रिजल्ट का मतलब रखना है। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना तैयारी करते वक्त। आपको केवल और केवल मतलब रखना है तो अपने रिजल्ट से मतलब रखना है। और कभी भी टीचर्स जो है, आगे समझ गए, एक टीचर सेलेक्ट करना होता है। 50 जगह पढ़ने से क्या होता है कि 50 जगह पढ़ने से आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपका सिलेक्शन जीवन में अगर कभी हो जाए, जीवन में कभी हो जाए, तो मुझसे मिल लेना। क्यों? क्योंकि आप पूरा पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते हो। तो टीचर हमेशा, आपने, ये नहीं कह रहा हूं किसी को भी कि जो बढ़िया लग रहा है, एक टीचर को चुनो पूरे सिलेबस के लिए। और जब वो समय मिलता है खाली समय, उसमें पढ़िए, खुद से सॉल्व करिए बैठ के क्वेश्चंस। ठीक है, इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। पढ़ना है, मेहनत करना है, रिजल्ट के लिए सेल्फिश होना। कोई कंधे पे सितारे दूसरा नहीं लगाएगा, कोई शायरी तुम्हारे काम नहीं आएगी, ठीक है। कोई शायरी काम नहीं आएगी। यहां सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते हैं, तो इस चीज का हम मस्ती से पढ़ते रहेंगे ताकि चीजों को समझे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आ जाओ, डेंसिटी है। चलिए इधर आ जाओ। हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखना, एक चीज और हमेशा याद रखना अपने मन में, हमेशा याद रखना। एक ये अच्छी चीजें हैं जो एक व्यक्ति के, एक मतलब इंसान के अंदर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अपने वर्क के प्रति लॉयल। जो आपका काम हो ना, उसके प्रति बिल्कुल ईमानदारी से काम करना, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर अभी आपका काम पढ़ना है ना, तो अगर एक अच्छे इंसान हो, कम से कम थोड़ी भी इंसानियत अंदर हो, तो आपका काम है पढ़ना। आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ने का काम करो, कभी दिखावे का काम नहीं। मेरा अभी काम है टीचिंग में, टीचिंग कराना, फिजिक्स अच्छे से पढ़ाना। मैं ईमानदारी से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा काम है कि एग्जाम डिफेंस वाले को अच्छे से मैनेज करना, मैं उसको अच्छे से मैनेज करूंगा। मेरा काम है एग्जामपुर से जुड़े हुआ हूं, तो एग्जामपुर के हित के लिए जो भी हो वो करना, मैं उसको ईमानदारी से करूंगा। आपका जो काम है वो आपको ईमानदारी से करना है। मैं अपने काम से, मैं अगर अपने काम के आगे मैं कोई रिश्ता नहीं देखता। जो मेरा वर्क है, जो वर्क प्रोफेशन मेरा कहता है कि ये सही है बेटा, कर देता हूं मैं उसके लिए। इसलिए कि यही है, मुझसे दिखावापन नहीं हो पाता है। दो लोग बहुत आपस में दिखावापन करते हैं, बाद में क्या होता है कि दो लोग आपस में कि हाँ वो मेरा भाई, ये मेरा भाई, पता चलेगा वही एक बंदा आके मुझसे बुराई कर रहा है, दूसरा बंदा आके मुझसे बुराई कर रहा है कि यार वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये दुनिया है। लेकिन आपको अगर सही से काम करना है, तो आपको अपने वर्क के प्रति बहुत लॉयल होना पड़ेगा। जो आपका काम है ना, उसके प्रति बहुत लॉयल होना पड़ेगा। लंबे टर्म पे अगर आप जीतना चाहते हो, जिंदगी की जंग जीतने चाहते हो, तो आपको अपने काम के प्रति लॉयल होना पड़ेगा। और मेरा जो काम है उसके प्रति मैं लॉयल हूं। मैं जो भी करता हूं वो अपने वर्क के लिए करता हूं। जो अपना काम मेरा जो है ना, जो ईमानदारी से मुझे करना चाहिए, वही मैं करता हूं। मैं उसके लिए ना कभी मैंने अपनी दोस्ती बीच में लाई है, ना किसी चीज को। मैं वर्क के साथ केवल वर्क जैसा बिहेव, हाँ बाद में जो जो चीजें करनी है वो करो, लेकिन काम से फिर भाई वही है, घोड़ा घास से दोस्ती करे, काम के प्रति ईमानदारी नहीं। ठीक है, काम के प्रति ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। काम जो है वो काम है। चलिए चलिए इधर आ जाइए।
अबे मैं खुद शायरी बोलता हूं, मेरी भी शायरी। तुम सब जो है ना फालतू लड़ाइयां, केवल तुम सब नहीं सुधरोगे। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हमारे यहां भी कई शायरियां होती हैं। मैं खुद के लिए बोल रहा हूं कि आपको केवल पढ़ाई देखनी है, मेन फोकस जो होना है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, जल्दी से बताइए क्या होता है। मैं खुद के लिए भी शायरियां, खुद के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं किसी और के लिए क्यों बोलूंगा यार, गधे हो, सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, काम अपना ईमानदारी से आप लोग करो। वर्क आपका क्या है, पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए। नहीं तो 2 साल 3 साल बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन ना होगा ना, मैं खुद बता रहा हूं, कोई टीचर आपको वैल्यू नहीं करेगा, वो बचेगा। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक कहानी बहुत, ये ट्रूली है, ये सही कहानी है, सत्य है। मतलब ये है कि एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए 2 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो एक बड़े अच्छे खासे पोस्ट पे चला गया, और एक स्टूडेंट मान लो सब्जी बेच रहा है। टीचर कतराएगा उस सब्जी बेचने वाले को अपने स्टूडेंट बोलने में, और वो सीना ठोक के कहेगा कि ये स्टूडेंट जो है मेरा यहां पर लेफ्टिनेंट बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक तुम्हारा वजूद नहीं है, जीरो हो आप, कोई वैल्यू नहीं देगा, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके घर वाले, इवन आपके मां बाप भी कुछ साल बाद आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे। ये कड़वा सच है। कुछ साल और बिता लो, आप में से कईयों को यह अनुभव करने को मिलेगा, प्रैक्टिकली मिलेगा। अगर अभी तुम अपने काम के प्रति लॉयल नहीं हो, कुछ साल और बिता लो, ज्यादा दिन नहीं, कुछ चंद साल, उसके बाद आपको सब प्रैक्टिकली दिखने को मिलेगा। और इधर देख भी चुके होगे कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं, घर पे पैसे नहीं होते हैं, परिवार के पास पैसे नहीं होते हैं, स्थिति सही नहीं रहती है, तो आसपास वाले का बिहेव आप देख भी चुके होंगे। नहीं भी देखे होंगे तो कुछ साल बाद और देख लोगे। आइए अब बात करेंगे बच्चा डेंसिटी की, घनत्व की, ठीक है। इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। अब यहां से बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई, घनत्व क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि घनत्व, घनत्व से पता चलेगा ना कि कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है, यहां से ये पता चलेगा। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब मान लो कोई वस्तु की वॉल्यूम इतनी है, ठीक है। अब इसमें उसकी द्रव्यमान कितने हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास है, द्रव्यमान कितना है। यानी आप कह सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम में निहित द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है। यानी अगर मैं कहूं यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में जितना भी निहित द्रव्यमान होता है वो आपका घनत्व कहलाता है। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आपका मास होता है वो आपका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। यानी डेंसिटी है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, इन्हीं का अनुपात, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात जो होता है वही आपका घनत्व कहलाता है। जैसे मान लो इतने वॉल्यूम है, अब इसकी मास जो भी है, मान लो ये 2 kg है और वॉल्यूम इतना है, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम जो कर दोगे ये आपका डेंसिटी निकल जाता है, घनत्व निकल जाता है। अब इससे क्या पता चलता है, जल्दी से, इससे क्या पता चलता है डेंसिटी से, कौन कितना जो है डेंस है, कितना सघन है, कितना जो है सघन है, और कौन कितना विरल है। अब यहां से बात करोगे यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है ना बेटा, वही आपका डेंसिटी है, वही आपका घनत्व है। क्लियर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट ऊपर केजी नीचे मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगा, ऊपर ml-3, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। क्या, तो रो ऑफ वाटर, मतलब पानी का डेंसिटी कितना होता है,
तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है बेटा। कितना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं रो ऑफ मरकरी Hg, तो याद रखिएगा 13500 या 600 होता है, एक बार देख लेना इसे, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये देख लो। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर? चले, हाँ, 8 PM पर आज रोटेशनल मोशन कराने वाला हूं, ठीक है, घूर्णन गति। तो रोटेशनल मोशन मैंने आपको पढ़ाया भी है, घूर्णन गति मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसके क्वेश्चंस आज 8 PM पे कराऊंगा। आज जो होगी वो एनसीईआरटी की होगी, ठीक है, आज एनसीईआरटी क्वेश्चन और अगर पीवाईक्यू लगभग मिक्स, ये दो क्वेश्चंस आपके होंगे आज, ठीक है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। इसके बाद जो है हम करेंगे पाथफाइंडर के, ठीक है। चलिए भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये तो आ गया सिंपल की डेंसिटी क्या है। अब ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, यानी कह सकते हैं द्रव के घनत्व में परिवर्तन से पूछता है। जैसे जैसे वो पूछ देगा कि दो लिक्विड को मिला दे रहे हो, तो उन मिक्सचर का लिक्विड, उस मिक्सचर का जो है डेंसिटी कितना होगा। जैसे पहला देखो, पहला केस, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स, रुक जा, कहां जा रहा, सुनो, पहला केस क्या कह रहा है, देखो एक बार। पहला केस कह रहा है इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2, यानी कह रहा है कि एक समान आयतन के यानी सेम, एक बीकर में इतना हमने क्या ले लिया, अब इसकी वॉल्यूम क्या है, सेम है, इतना D1 डेंसिटी का एक लिक्विड ले लिया, और सेम एक बीकर में मैंने क्या ले लिया, सेम वॉल्यूम का मैंने D2 डेंसिटी का यानी D2 घनत्व का एक मैंने लिक्विड ले लिया, इन दोनों सेम वॉल्यूम में लिया, समान आयतन में लिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, एक बड़े बीकर में पोर कर दिया, दोनों को यानी मिक्स कर दिया। तो अब जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी D, वो किसके बराबर होगी, ये पूछ रहा है। यानी समान वॉल्यूम में, यानी समान मात्रा में, एक तरह से कह सकते हो। समान वॉल्यूम का मतलब क्या है, समान मात्रा में अगर आप मिला रहे हो, तो मिक्सचर जो बनेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पूछे तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी डेंसिटी D1 प्लस D2 अपॉन में 2 हो जाएगा, D1 प्लस D2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर इक्वल वॉल्यूम के दो लिक्विड को आप क्या करते हैं, इक्वल वॉल्यूम के दो लिक्विड जिनके एक का डेंसिटी D1 हो, एक का डेंसिटी D2 हो, अगर इन्हें आप मिलाते हो, इन्हें आप मिक्स करते हो, तो जो मिक्सचर का आपका डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा कुछ इतना। अब यहां से अगर कहता है एक और कहेगा, देखो अगर हम इन्हें इक्वल मास में मिलाए तो, यानी अगर मैं कहूं कि इक्वल मास में, इफ टू लिक्विड है मास M1 एंड M2, यानी दो लिक्विड जिनके मास कितना है, M1 और M2 है, जिनका डेंसिटी क्या है, D1 और D2 है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, यानी एक का मास कितना है बेटा, एक का मास जो है मेरे प्यारे बच्चों M1 है, एक का मास जो है वो आपका प्यारे बच्चों M2 है, इसका डेंसिटी D1 है, इसका डेंसिटी D2 है। अगर इनको मिलाया जाए तो क्या होगा, अगर इनको मिलाया जाए, इनको मिक्स किया जाए तो क्या होगा, तो इनकी जो मिक्सचर का जो डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनके मिक्सचर का जो डेंसिटी हो जाएगा D1 D2 अपॉन में D1 प्लस D2 हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा, मिक्सचर का जो डेंसिटी से दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखना है, एक D1 प्लस D2 अपॉन में 2, और एक D1 D2 अपॉन D1 प्लस D2। क्लियर है? अरे हाँ यार, भूल गया था मैं, विराट,
अरे एकदम सॉरी भाई, मैं भूल गया था अभी एनसीईआरटी और आपके पाथफाइंडर का क्वेश्चन अपलोड कराना है। चलो कोई नहीं, आज मैं कराता हूँ, आज कराता हूँ यार, मैं भूल गया था। अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो एक बार आप लोग मैसेज कर देना कि एनसीईआरटी और पाथफाइंडर का अपलोड कराना है, ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ है क्वेश्चंस, केवल मैं क्या करना है, मुझे अपलोड कराना है, तो मुझे अभी तुरंत भेज दूंगा मैं। क्लास के बाद एक बार जाते वक्त जो है एक बार मैसेज डाल देना, थोड़ा दिमाग से उतर जाता है, इतनी सारी ढेर सारी काम होती है, थोड़ा सा उतर जाता है बेटा, ठीक है। बोल देना, यहां तक क्लियर है। अब यहां से याद रखना है कि डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है वाटर की, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अभी मैं दिखाऊंगा हीट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो उनको भी दिखाऊंगा क्यों होती है। अब आज यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या बेटा, यहां तक चीजों के बारे में क्लियर है, बताइए। यहां तक किसी को डाउट है आज जितना पढ़ाया, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक क्लियर है, बताइए एक बार, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। बेटा ऐसे ही पूछेगा, अगर 3 मास हो तो एक और 3 मास तो होना ही नहीं है, दो ही तरह से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछना है हमेशा, अक्सर जो है इसे 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछना है। 3 हो जाएगा तो एक D3 और कर देना, और नीचे एक प्लस में जो D3 कर देना, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पर अपलोड कराऊंगा। प्रियांशु, मेरी क्लासेस की पीडीएफ फिजिक्स नोट्स में ऑलरेडी पहले अपलोड करा दिया हूं, आप लोग अब बोर्ड की पीडीएफ मांगते हो तो अब मैं बोर्ड की पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। चलिए बहुत शानदार बेटा, क्लियर है यहां तक? चलिए, क्यों नहीं कह सकते हैं वाटर को 1 kg, क्यों नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1 kg को सुनो क्या होता है कि वाटर का पैमाना जो है लीटर में होता है। अब उसमें क्या होता है कि 1 kg भी कह सकते हो, उसका पास मास तो है ही, तो आप वजन करोगे तो वो भी 1 kg का होगा, लेकिन 1 kg का लीटर के साथ रिलेशन अलग है। 1 लीटर को 1 kg नहीं कह सकते। 1 लीटर में करीबन 950 ग्राम के आसपास होता है, लगभग इतने के आसपास होता है, मेरा थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो लगभग इतना होता है। तो इसमें कह सकते हो केजी में भी माप सकते हो, किसी चीज को भी माप सकते हो केजी में, अगर उसके पास मास है तो माप सकते हो भाई। अब आइएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक घनत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि क्या? विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। यहां पर एसजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या, तो एसजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं बार बार एसजी बोलूंगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। तो बार बार अगर मैं एसजी बोलूं तो ठीक है। क्या होता है सर? तो ये साफ आ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी यानी एक के रिलेट में दूसरे की डेंसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी वही रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये साफ साफ नाम से समझ में आ रहा है कि सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब एक घनत्व के परितः, मतलब किसी एक सब्सटेंस की डेंसिटी की मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी हो वही। अब इसमें क्या लेते हैं तो सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें आप ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है बच्चे? तो जिस सब्सटेंस का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, यानी जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, उसका डेंसिटी रो ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उसका जो है डेंसिटी जिसका निकालना है एसजी, अपॉन में रो ऑफ आइडियल सब्सटेंस। ये तो रियल फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है? रियल फॉर्मूला। यानी कि आइडियल का मतलब क्या होता है बेटा? आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब क्या होता है? बोलो, आइडियल का मतलब क्या होता है? यानी जिस चीज में अगर मैं बोलूंगा तो आइडियल का मतलब क्या होता है, ये बताओ। आइडियल का मतलब क्या होता है?
आप किसी को आइडियल मानोगे, कैसे मानोगे? बेटा रिप्लाई कहां, मैं देखूंगा तब तो रिप्लाई करूंगा प्रियंका। आदर्श, एकदम आदर्श होगा ना। अब देखो, परफेक्टली क्या कोई आइडियल हो सकता है? क्या मैं परफेक्टली आइडियल हो सकता हूं, या कोई सब्सटेंस, कोई मशीन? नेवर। आइडियल यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। हम मानते हैं, हम किसी आइडियल पर्सन को क्या, कोई जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, कोई जीवन में कभी कोई पाप का काम ना किया हो, कोई जीवन में कभी किसी से बैर ना रखा हो, कोई जीवन में कभी किसी का बुरा ना सोचा हो, कभी जीवन में कोई किसी का गलत ना किया हो। मतलब ये सब एक आइडियल पर्सन के गुण होते हैं। वो हर एक काम टाइम से करता हो, वो हर एक काम को समय से, चीजों को महत्व देता हो, सबकी वैल्यू करता हो, सबकी इज्जत करता हो। क्या ऐसा सबके अंदर वो सबसे सफल हो, वो अपने जीवन में हमेशा हर एक एग्जाम में सफल हो? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? एक व्यक्ति को इस लेवल तक बनना क्या पॉसिबल है? नहीं है। आइडियल कोई भी नहीं है। अगर मैं विवेकानंद जी को भी बोलूं तो परफेक्टली नहीं। हां, ये हो सकता है हम उनको आइडियल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। हम भगत सिंह को, बाकी दुनिया से वो लोग एकदम अलग हैं, इसलिए हम उन्हें आइडियल मानते हैं। समझ गए? तो वैसे ही आपको, अगर सब्सटेंस आप लिक्विड लेते हो तो यहां पर याद रखिएगा, वैसे तो हम वही पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम वाटर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? तो वाटर लेंगे। ठीक है, आइडियल में क्या लेंगे? तो आइडियल सब्सटेंस में हम वाटर लेंगे। और वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी का तो कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिएगा, यहां पर जो Sg का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी यहां पर जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा, वो सिंपल सा ये हो जाएगा बेटा। क्या? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो भी डेंसिटी सब्सटेंस का होगा अपॉन में जो भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी होगा, यही क्या कहलाएगा? यही आपका अपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। जैसे सर मान लो मुझे निकालना है वाटर का Sg, तो वाटर का Sg क्या हो जाएगा? ऊपर भी आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? वाटर है, यानी रो एट वाटर, और नीचे भी क्या है? वाटर ही है। तो अब इसका Sg हो जाएगा 1000/1000। ये कट के हो जाएगा 1, यानी वाटर का Sg क्या होता है? याद रखना, 1 होता है। अब मैं कहूं Sg किसका? Sg ऑफ मरकरी। मरकरी का अगर निकालू तो ये हो जाएगा रो ऑफ Hg अपॉन रो ऑफ वाटर। निकाल लो, लगभग 13,500 या 13,600 जो भी होता है, अपॉन में 1000, कितना हो जाएगा? 13.5। 13.5 आ गया इसका। अगर 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 मैं पेट्रोल का बोलूं, पेट्रोल का लगभग डेंसिटी कितना, मान लो 890 के आसपास मैंने पेट्रोल टंकी पे देखा था, लगभग इतना था, इतना डेंसिटी था लगभग पेट्रोल का, जो मैंने पेट्रोल टंकी पे देखा हुआ है। वैसे लिखित में कुछ और होगा, मुझे अभी पेट्रोल भरवाया हूं ना, तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स वाला हूं, तो थोड़ा डेंसिटी वगैरह देख लेता हूं। ठीक है, तो लगभग इतना मान लो। अब इसका अगर डेंसिटी निकालूं तो इसका Sg कितना हो जाएगा? इसका अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूं तो ये हो जाएगा रो ऑफ पेट्रोल अपॉन में रो ऑफ वाटर, यानी कि ये हो जाएगा 890 बटे में 1000, यानी ये हो जाएगा 0.89। 0.89 जो है किसके लिए हो जाएगा बेटा? पेट्रोल के लिए। क्लियर है? तो ऐसे आप Sg निकालोगे। सर Sg से क्या मतलब बनता है? Sg से पता चल जाएगा कौन जो है, Sg से आप जो है फ्लोटेशन के बारे में भी पता कर दोगे। कैसे? कैसे सर? जिसका Sg 1 से कम होगा, जिसका Sg क्या होगा? जिसका Sg 1 से कम होगा, वो आसानी से पानी में फ्लोट कर सकता है, तैर कर सकता है, तैर सकता है। क्या? जिसका Sg 1 से कम होगा।
वह पानी में तैर सकता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, अगर मैं ये हटेगा बेटा, इसको नोट डाउन करना होगा, कर लेना। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, अगर आप पानी के ऊपर सरसों तेल डालते हो या पेट्रोल डालते हो या फिर कोई अनदर लिक्विड डालते हो, तो अधिकतर वो क्या होता है, उसके सतह पर तैरने लगता है। उसके सतह पर क्या होता है, तैरने लगता है। इसका मतलब क्या है मेरे शेरों, इसका मतलब मात्र एक है, क्या, कि वो पानी से हल्का है, यानी कम डेंसिटी उसकी है। एसजी उसकी एक से कम है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कह सकते हो आप रिलेटिव डेंसिटी, यानी अपेक्षिक घनत्व जो है वो आपका एक से कम है, तो तैरेगा। और जिसकी डेंसिटी एक से अधिक होगा वो क्या होगा, वो सिंक करेगा, यानी डूब जाएगा। जैसे अगर आयरन की एक किल लेते आओ, अब इस पे एक और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो आगे एक और पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप आगे एक और पढ़ोगे, ठीक है, वो आगे मैं बायोन्ट वगैरह बताऊंगा, तो क्यों कोई तैरता है, क्यों कोई डूबता है, वो सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अभी बता रहा हूं सब चीज। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, डूब जाएगा, जिसकी एक से अधिक आपका एसजीओ। और जिसका एक होगा वो सर, एक तो खुद वाटर का हो रहा है, और किसी का अगर हो रहा है तो क्या करेगा, मतलब बॉडी तो सिंक करके तैरेगा, यानी परफेक्टली सिंक करके तैरेगा, फ्लोट तो करेगा। तो यहां पर वो तो खुद वाटर भी हो जाएगा, वैसे वो तो मिल ही जाएगा उसमें। तो ये बात याद रखना मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, ठीक है। अब बात करोगे यूनिट का, इसका यूनिट क्या होगा शेरों, बताओ, इसका यूनिट क्या होगा शेर, यूनिट क्या होगा इसका बताओ। अब ऐसे एक एक पदार्थ की मुझे याद थोड़ी ना, मैं ईश्वर थोड़ी ना हूं कि मुझे हर एक चीज का याद होगा, ठीक है। अब वो दूध का मैं नहीं जानता एसजी कितना होता है, ठीक है, दूध का एसजी नहीं जानता मैं। अब आ जाइए, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या। तो यहां पर याद रखिएगा, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ये होता है यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है बेटा। और यूनिटलेस है तो जाहिर सी बात है डायमेंशनलेस भी होगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मात्रकहीन और विमाहीन है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या मेरे शेरों, यहां तक क्लियर है क्या। आज किसी को कोई दिक्कत हुई, आज किसी को कोई दिक्कत हुई क्या। चलिए, इस संडे को भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 3 घंटे की मैराथन लेकर आप लोगों को बहुत तेजी से मुझे क्या करना है, इस बार फिजिक्स में 25 में 25, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। इस बार फिजिक्स में क्या होना चाहिए बेटा, 25 में 25। और आज रात सुनो, आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे जो है रोटेशनल मोशन होने वाला है, ठीक है। तो समय से आप लोग आ जाइएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखें, मतलब आज आपको शानदार से समझ में आया। चलिए बहुत ही बढ़िया। फिजिक्स का एक ही टारगेट है, 25 में 25, 24 लाने वाला गधा घोषित किया जाएगा, पहले बता रहा हूं। 25 में अगर कोई 24 ला रहा है, 24, तो उसे मैं गधा घोषित करूंगा।
कौन सा गधा? यूनिवर्सल गधा। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यानी वो हमेशा एक बराबर रहेगा, यानी हमेशा के लिए गधा घोषित कर दूंगा अगर 24 भी लाए तो। इसके लिए तुम्हें जितना भी क्लासेस चाहिए वो मुझे बता दिया करो कि सर मुझे ये इस चीज का प्रैक्टिस करा दो, इस चीज का वो करा दो, इस बुक का करा दो,